रूरल वॉइस एग्रीकल्चर के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे हमारे चीफ एडिटर इसके हरवीर सिंह जी, और हमारे मध्य उपस्थित पूर्व में डीजी रहे और किसान आयोग हरियाणा के भी चेयरमैन रहे, ऐसे हमारे आर एस पड़ोदा जी, और हमारे मध्य उपस्थित मंच पर संदीप जी नायक, डीजी एनपीसी और एमडी एनसीडीसी, और जेएनयू में प्रोफेसर विश्वजीत सिंह धर, और हमारे मध्य उपस्थित हमारे बद्री नारायण जी चौधरी, किसान भारतीय किसान संघ, नरेश जी सिरोही, और हमारे मध्य उपस्थित केसी त्यागी जी जो किसानों के नेता भी हैं, और हमारे मध्य ऐसे ही उपस्थित अजय जी जाखड़, चेयरमैन कृषि भारतीय कृषि समाज के, और मंच पर और सभी सामने उपस्थित जिनको अवार्ड मिला, ऐसे अवार्डधारी सभी कृषि जगत के अंदर अपना जिन्होंने योगदान दिया हमेशा, और ऐसे सभी उपस्थित सभी किसान भाइयों और जिनको अवार्ड मिला, ऐसे सभी अवार्डीज और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे हरवीर सिंह जी की पूरी टीम। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हरवीर सिंह जी ने एक इतना शानदार आयोजन रखा, और रूरल वॉइस जो इनका चैनल कह सकते हैं, या जो गांव की आवाज पूरे देश तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं, और आज इस अवसर पर जैसा कि सम्मानित किया यहाँ पर जिनको अवार्ड मिला, और उसके बाद में जिन विषयों को लेकर यहाँ पर अलग अलग विषय भी रखे और विषय के विशेषज्ञों ने अपनी बात को सुना, और मुझे प्रसन्नता है कि मैं भी उनकी बातों को सुन पाया। और इस अवसर पर हमारे मध्य हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब यहाँ पर उपस्थित होने वाले थे, लेकिन आवश्यक काम होने की वजह से उन्होंने मेरे माध्यम से आपके पास में संदेश भेजा है कि मैं आप सबसे रूबरू होना चाहता था, मन की इच्छा भी थी, और काफी दिनों से जब से हरवीर सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन करने हम जा रहे हैं, तब से उनमें उत्सुकता भी थी। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि उनके आवश्यक कार्य होने की वजह से उन्होंने समय भी चाहिए, और निश्चित रूप से आज उन्होंने मुझे कहा है यहाँ आने के लिए, तो मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि इतने सभी जनों के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जैसा कि रूरल वॉइस जिस तरह से गांव की आवाज बनकर आज इस देश की राजधानी में गांव की आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि पहले एक समय था जब गांव की आवाज शहर तक भी नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज देश की राजधानी के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम सब बैठकर गांव की चिंता कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है वास्तव में रूरल वॉइस आने वाले कल के अंदर कृषि जो हमारी कृषि है, वो कृषि हर व्यक्ति की एक चॉइस बने, और निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अभी सभी चिंता भी कर रहे हैं, और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आप और हम सबको अलग अलग विषयों पर जानकारी दी, जैसा कि नई टेक्नोलॉजी की भी बात की गई, फंड की कैसे व्यवस्था हो, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं देश के, और अन्य अन्य विषयों पर चर्चा हुई। और वास्तव में आज देश के अंदर इन सभी चीजों की आवश्यकता भी है। और किसान के लिए अगर बात करें तो भारत जब आजाद हुआ था, उस समय देश में कृषि की जीडीपी, जो देश के अंदर जीडीपी के अंदर जो कृषि का योगदान था, वो योगदान लगभग 50% के आसपास था।
लेकिन आज कृषि के अंदर देश की जीडीपी में कृषि का योगदान है वो लगभग 15-20 के आसपास परसेंटेज रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर किसान को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, गांव को कैसे आगे बढ़ाएं और गांव की आवाज या गांव की बात है वो किस तरह से गांव हमारा आत्मनिर्भर बने, और इसको लेकर सभी चिंतित हैं। आज यहाँ पर बैठे हैं सभी, हम किसान परिवार से आते हैं और तभी मैं सोचता हूं कि हम इस परिसर के अंदर हैं। अगर किसान परिवार या किसान की चिंता करने वाले नहीं होते तो शायद इस परिसर में नहीं होते। और मैं भी एक गांव का रहने वाला और किसान का बेटा और खुद खेती करता हूं, और ऐसा किसान भी नहीं हूं जो कभी किसी समय में क्या मेरे पिताजी करते थे या मेरे दादाजी करते थे। मैं स्वयं करता हूं और खुद खेत में हल भी चलाता हूं कई बार जब मुझे मौका मिलता है तो, और मैं जाता भी हूं। और खेत में काम करने का पुराना, जब मैं छोटा था तब से मेरे पिताजी की या मेरे चाचा जी के साथ, मेरी दादी जी के साथ में मैं भी लगातार खेती करता रहा हूं। इसलिए मुझे पता है कि खेती के अंदर क्या हम आगे और कर सकते हैं और किसान और किसानी की क्या समस्या है, और ये आप सबसे भी छुपी हुई नहीं है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम कृषि के क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी जो आज का ये जो यहाँ पर विचार विमर्श होगा, इस विचार विमर्श के अंदर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम कुछ ऐसी चीजें आगे तक ले जाने वाले हैं कि उससे किसान आत्मनिर्भर बने। और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज देखा जाए तो अगर बात करें तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है किसान को। एक तो क्या चाहिए, एक तो किसान को अपना उन्नत किस्म का बीज मिले, जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया। टेक्नोलॉजी और उस विषय पर चर्चा हुई, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन किसान को एक तो उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, और दूसरा उसकी लागत कम कैसे हो, और तीसरा उसके बाद में उसके भंडारण की व्यवस्था हो जाए जहां वो अपने अनाज को अपने व्यवस्थित वो व्यवस्था कर सके सारी हर दृष्टि से। और चौथा अगर कोई महत्वपूर्ण अगर कोई पिलर है तो वो पिलर है मार्केटिंग। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको उसका वैल्यू, उसकी फसल की रेट कैसे मिले और अधिक कैसे मिले। ये अगर 4 चीजें अगर किसान के हो जाती है तो मुझे लगता है कि किसान के लिए एक हद तक हम कुछ अच्छा कर पा सकते हैं, और अच्छा करने के लिए हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसान के गांव को आगे बढ़ाने में हमारी जो ये रूरल वॉइस है उसको हम निश्चित रूप से आज उस किसान तक निश्चित रूप से ले जा सकते हैं, जो हमारा विजन भी है। और किसान के बारे में अगर जिक्र करें तो वास्तव में देश के अंदर किसान की एक तो हमें इस मिथक से भी हमें निकालना होगा। किसान को सबसे बड़ी, जैसा कि मेरे युवा साथी है वो भी कृषि को छोड़ के जा रहे हैं, जैसा पहले उद्बोधन के अंदर आया। लेकिन उस किसान को वैसे जैसे पहले कहा कि जब तक लाभकारी उसको फसल की रेट नहीं मिलेगी या उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो उस खेती को छोड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसको लाभकारी मूल्य कैसे मिले, इस दिशा में सरकार को काम करना है, और उस दिशा में सरकार काम कर भी रही है। लेकिन मुझे एक चीज, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे किसानों के सबसे पहले तो एक शब्द है जिससे शब्द से हमें मुक्ति दिलानी पड़ेगी कि किसान का मतलब गरीब। किसान की अगर कोई भी बात करेगा गांव में या कहीं पर भी चर्चा करता है तो किसान है, तो मन में एक जहन में एक चीज आती है कि ये तो किसान है तो गरीब ही होगा। और किसी कहानी की शुरुआत भी अगर किसान के बारे में हम शुरुआत करते हैं तो उसमें भी ये लिखा जाता है एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। ये नहीं लिखा जाता कि एक गांव में एक किसान रहता था, ये नहीं, उसके साथ ये शब्द अवश्य जोड़ा जाता है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। और किसी सेठ के बारे में लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है एक गांव में एक धनाढ़ सेठ रहता था। तो ये एक हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज चली गई कि किसान का मतलब वो गरीब ही होगा। और कोई मैगजीन भी हम देखते हैं, कई बार हम चित्र देखते हैं, मुझे लगता है कि मीडिया के भी हम यहां पर भाई कहीं बैठे हैं, हमें किसान की जो एक युवा के अंदर जो भ्रांति जो बढ़ती जा रही है कि किसान किस कृषि में नुकसान है, उसके पीछे एक मुझे लगा, जैसा कि मैं भी किसान हूं,
और मैं छोटा था उस समय देखता था कभी अखबार में या किसी मैगजीन के अंदर, तो किसान का चेहरा होता था, उसके अंदर एक फटे हुए हाल में कपड़ा में किसान बैठा है, और उसके बाद में उसके किसान के आकाश की ओर देख रहा है, जमीन फटी हुई दिखाते हैं, और उसके बाद वो आकाश की तरफ देखता है, नीचे एक पंक्ति लिखी होती है, किसान भगवान भरोसे। और ये जब देखता है तो मेरे देश के युवा है वो मन में क्या सोचता है कि अगर मैंने खेती की भविष्य के अंदर तो मेरा भी हाल यही होगा, जो इस फटे हुए हाल में किसान बैठा है ऐसा मेरा भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए इस कृषि के अंदर युवाओं ने जाना पसंद नहीं किया, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ चुका है, और इतने सारे बैठकर चिंता करने वाले लोग और देश के अंदर ऐसे अपन इस परिसर के अंदर इतने बैठे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई हमारे भाई हैं जो देश के अंदर कृषि को लेकर चिंता कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो भारत की सरकार भी है वो लगातार प्रयास कर रही है। और उसके लिए कृषि के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि जैसी नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे नया बीज हो, या उस दृष्टि से देखें तो आज हमारी सारी चीजों पर काम हो रहा है। आज देश के अंदर उत्पादन भी बढ़ गया है। एक समय था तब हम आयात दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नया बीज, हमारी सारी जिस तरह से काम किया गया उसके आधार पर आज हम उत्पादन के अंदर मैं कह सकता हूं कि हम सरप्लस हुए। लेकिन अब वो चीज हमें उससे दूसरी ओर जाना पड़ेगा कि उत्पादन आधारित खेती तो हो, लेकिन आय आधारित खेती को अब उस दिशा में जाना पड़ेगा कि उत्पादन में हम सरप्लस हुए, लेकिन हम उस फसल की अधिक इनकम वाली फसल कौन सी हो और जिससे हमारे किसान को लाभ हो। हमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी जाना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन पर जाकर हम ऐसी कई क्रॉप है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर बात करें चावल की, 1 किलो चावल पैदा करते हैं और 1 किलो चावल के अंदर हमारा अगर वास्तव में खर्चा देखा जाए, चाहे वो सरकार का पानी लगे, चाहे हमारा पानी लगे, चाहे किसी का भी पानी लगे, पानी का पैसा लगता है, और उसके अंदर कम से कम तो 3000 से लेकर और 5000 लीटर तक का पानी की आवश्यक, एक किलो अगर चावल तैयार करना है तो उसके अंदर इतना पानी खर्च होता है। परोदा साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 1 किलो चावल के अंदर लगभग 3000 से लीटर से ऊपर ही पानी की आवश्यकता होती है। और अगर वही पानी अगर उसकी जगह पर हम अगर ये खर्चा देखें तो भी कितना हो जाता है, उसके बाद में दूसरे खर्चे। ये चीज एक मैंने उदाहरण देने का काम किया, मैंने ये नहीं कहता कि ये सारी, लेकिन उसके बाद में हमारे किसान को अधिक वैल्यू वाली, चाहे वो बागवानी खेती हो सकती है या दूसरी कोई हाई वैल्यू वाली क्रॉप हो सकती है, इस दिशा के अंदर जाएंगे तो मुझे लगता है किसान की इनकम और बढ़ाने में हम सफल हो पाएंगे। और इसके लिए सरकार ने जैसा कि कई हमारे जैसा किसान को वैल्यू मिले, किसान के अधिक उत्पादन की रेट मिले, इसके लिए अभी 10,000 FPO भी बनाने का लक्ष्य लिया है। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 बनेंगे और वो प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर एक FPO बनेगा, तो उससे किसान को एक तो उसका जब समूह बनेगा, छोटे किसान जो हमारे छोटे किसान हैं जिनकी जोत बहुत छोटी है, वो किसान अपनी फसल का समूह बनाकर एक तो वो उसके लिए वहां पर अपनी बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ा सकता है। उसकी रेट अगर कहीं बीज है तो अगर बीज खरीदना है तो वो अगर समूह के अंदर जाएगा तो किसी भी कंपनी को कहेगा तो निश्चित रूप से उसकी रेट भी वो कम कर पाएगा, लागत को कम कर सकता है, और साथ ही अपनी फसल को अधिक अच्छी रेट के अंदर वो उसकी प्रोसेसिंग या उसकी पैकिंग और सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके अपनी रेट को अधिक रेट में बेच सकता है। उदाहरण के तौर पर आज हम देखते हैं कि आलू है, या उदाहरण के तौर पर कहीं पर भी अगर देखें, चाहे टमाटर हो या कोई दूसरी फसल भी हो, तो वो जब किसान के खेत से अगर आलू निकलता है उस समय 4-5 रुपए किलो के अंदर किसान को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब फसल आती है उस समय। और वही अगर आलू की चिप्स बन जाए व्यापारी के खेत में घर से निकलते ही, वो तुरंत उसकी रेट बढ़ जाती है और वो 300-400 रुपए किलो तक चली जाती है आलू की चिप्स। वैसे ही जीरे का उदाहरण दो, एक मसालों के अंदर जाए तो जो जीरा 100 रुपए या 120 रुपए किलो के अंदर किसान के घर से निकलता है, लेकिन उस जीरे से जब वो किसान के घर से तो 20 रुपए के अंदर या 120 या 25 रुपए किलो के अंदर गया, लेकिन उस जीरे से बनने वाले कई बाई प्रोडक्ट हैं जिसमें हम कई बार देखते हैं हमारे जीरे का जूस भी वो पीते हैं हम, तो वो जीरे का जूस सीधा हो जाता है 1000 रुपए किलो जीरो, क्योंकि 1 किलो जीरो के अंदर 1000 बोतल बन जाती है लगभग।
तो जो जिसकी वैल्यू कैसे बढ़े, इस दृष्टि से किसान अपने खुद का ग्रुप बनाए, छोटे छोटे किसान, जिसमें सरकार की तरफ से जैसा कि 27 लगभग 33 लाख रुपए का एक एफपीओ को सपोर्ट करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और एफपीओ के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि जो एफपीओ है उसमें कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और ऐसे समूह को लिए 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के तौर पर उनको सपोर्ट में रहेगा और 18 लाख रुपए जो मिलेंगे सरकार की तरफ से जो मिलते हैं वो उस एफपीओ के आपके अंदर, चाहे वो स्टेशनरी के लिए हो, चाहे उसका ऑफिस का रेंट है, टेलीफोन बिल है, या ऐसे जो उसकी एक व्यक्ति की सैलरी भी है 40,000 रुपए तक, तो ये सारी 3 साल के लिए सपोर्ट के अंदर रहेगा। उसके ऊपर एक सीबीबीओ का भी गठन किया गया है ताकि जो एफपीओ है उनको 5 साल तक उसको गाइड करे और स्टैंड करके, और उसके बाद में वो 5 साल बाद में उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और तब तक 5 साल में वो एफपीओ स्टैंड हो जाएगा और रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। और उस किसानों के समूह का जिस तरह से प्रॉफिट होगा तो वो सारे किसानों में शेयर होगा। तो इस तरह से एफपीओ है, उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है। वो एफपीओ के लिए भी अवेलेबल है, व्यक्तिगत कोई किसान अगर लेना चाहे तो उसके लिए भी अवेलेबल है। और एक किसान 25 जगह पर अपना प्रोसेसिंग, जो उसके लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग उसकी व्यवस्था कर सकता है। पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, इन सब के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंड के अंदर प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, उस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है उसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक का किसान पैसा ले सकता है। उसमें बिना मोर्गेज या किसी प्रकार का जमीन का डॉक्यूमेंट्स गिरवी नहीं रखना है आपको। जैसा अभी पूर्व में जिक्र किया गया, बताया गया कि सरकार की स्कीमें बहुत है लेकिन किसान तक वो योजनाएं, जानकारी पता नहीं होती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि उसमें 2 करोड़ रुपए तक का जैसे बिना मोर्गेज है, 3% ब्याज की छूट है। और उसके अंदर जैसा कि अगर 7% पे बैंक का अगर ब्याज 10% है तो आपको 9 पे 7 पे मिलेगा। अगर बैंक का ब्याज 8% है तो आपको उससे 3% कम ब्याज पे मिलेगा। इस तरह से 3% ब्याज छूट का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और साथ ही मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक का भी प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि जिस तरह से प्राकृतिक खेती हो या जैसा कि ऑर्गेनिक खेती और हमारे फर्टिलाइजर्स किस तरह से बन सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए सरकार के अंदर जैसा कि प्रावधान अलग अलग योजनाओं के तहत तो किया गया है, लेकिन हमें आज ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती और जो किसान है खेत के अंदर अपना जो उस खेत के अंदर ही, चाहे उसकी गाय हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, उसी से हमारे खेत की किसान की लागत को हम कम कर सकते हैं। तो मैंने जैसा जिक्र किया कि लागत को कम करना, उन्नत किस्म का बीज और इन सारी चीज़ों को अपर इस माध्यम से हम कर सकते हैं। और साथ ही हमारी एक, जैसा मैं कहूँ अगर तो इंटीग्रेटेड का मैंने पहले जिक्र किया ही है, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए हमारी सरकार के अंदर जो किया गया है, किसानों को सपोर्ट के तौर पर, रिस्क कवर के तौर पर केसीसी का भी हमने, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि केसीसी के अंदर भी पहले लगभग 6 करोड़ किसानों तक मिलता था, लेकिन इस कोरोना के काल के अंदर भी विशेष प्रयास करके और इसकी संख्या बढ़ाकर और किसानों के लगभग आज 9 करोड़ किसानों को केसीसी के माध्यम से उनको केसीसी देने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही फसल बीमा योजना के अंदर भी कुछ परिवर्तन करके कि ताकि किसान को ज्यादा फसल बीमा का लाभ मिले, इस दृष्टि से भी सरकार का लगातार प्रयास रहा है। और डायरेक्ट किसान को बीच में जैसा कि इनाम की मंडी के माध्यम से भी किसान की हर मंडी को जोड़ा जाए, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और हर मंडी को एक दूसरी मंडी के साथ जुड़े, ताकि किसान डायरेक्ट भी, इसके अंदर यह भी सुविधा की गई है कि जो हमारे एफपीओ बन रहे हैं वो एफपीओ भी इनाम मंडी के साथ में जुड़ सकते हैं। मंडियां इतने वक्त तक तो एक मंडी जैसे लगभग 1000 मंडी को हमने जोड़ा है, और इसके बाद में गांव में बैठा किसान अगर एफपीओ है, वो एफपीओ भी उस इनाम मंडी से जुड़ सकता है और उसको वहीं से वो देश के किसी कोने में बेच सकता है। ये भी इस एफपीओ के अंदर, इस एफपीओ के लिए विशेष सुविधा की गई है। और इसके साथ ही मुझे बताना है कि जैसा कि एमएसपी का जिक्र हुआ, एमएसपी के अंदर भी 1.5 गुना की गई है एमएसपी।
जैसा पहले एक समय था जिस समय एमएसपी बाजरा की अगर बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, तो एमएसपी को 1.5 गुना भी किया गया है। और साथ ही नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर बात करें तो नई नई मशीनरीज का इजाद किया गया। उस नई मशीन के अंदर भी किसानों को हम जैसा कि उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया। फर्टिलाइजर है तो नैनो फर्टिलाइजर का जिक्र हुआ। नीम कोटेड यूरिया की बात की गई तो नीम कोटेड यूरिया को लागू किया ताकि किसान को उसका जो पहले एक समय लाइन लगती थी और किसान को यूरिया मिलता नहीं था, लेकिन नीम कोटेड यूरिया होने के बाद में इस समस्या से भी हमें निजात मिली है। और मुख्य रूप से आज किसान को हाईटेक करना है और किसान को आगे बढ़ाना, और जो किसानों की विशेष मांग भी रही कई बार कि नई टेक्नोलॉजी का जिक्र हुआ। आज कल मुझे बताना है कि कल जैसा कि 3 दिन पहले जो ड्रोन से भी हम छिड़काव कर सकते हैं। अभी आपको बताऊं, मैं पहले पिछले साल देश के अंदर टिड्डी का कुछ प्रदेशों के अंदर प्रकोप हुआ और विशेषकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, बाड़मेर जैसलमेर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर से ही पाकिस्तान की सीमा से आया। और उस समय तक उस समय हमारे पास ड्रोन का उपयोग करने की भी छूट नहीं थी और ड्रोन से छिड़काव नहीं कर सकते थे, ना ही किसी हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर पेस्टिसाइड से छिड़काव कर सकते थे। लेकिन तुरंत प्रभाव से वहां पर ये एडवाइजरी जारी करके और उसका निर्णय लिया गया, गृह मंत्रालय के साथ में छूट दिलवाई गई ताकि जो टिड्डी बाड़मेर जैसलमेर और पंजाब से होते हुए ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई, उस टिड्डी को नियंत्रण करने की उस समय आवश्यकता हुई तो ड्रोन का उस समय पहली बार प्रयोग हुआ पेस्टिसाइड से छिड़काव करने का। और उसके बाद में अब देश के किसान भी ड्रोन के द्वारा वो अपने खेत के अंदर पेस्टिसाइड का या किसी भी नैनो फर्टिलाइजर या जो भी उसको आवश्यकता है तो उसका उपयोग वो कर सकता है। इस दृष्टि से भी सरकार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर यह है कि अब किसान की इनकम डबल करना ये प्रधानमंत्री जी का विजन भी है और आने वाले समय के अंदर हम किसान की इनकम कैसे बढ़ाएं, डबल कैसे हो, इस दृष्टि से हर संभव वो प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि अब कृषि का बजट भी बढ़ाया गया। पहले कृषि का अगर बात करें, जैसा कि मुझे 2023 और 2013 और 2013 तक जो कृषि का बजट होता था, वो कृषि का बजट अधिकतम 22,000 करोड़ रुपए रहा। लेकिन अब कृषि का टोटल जो बजट है वह कृषि का बजट भी 1,23,000 करोड़ इस वर्ष का कृषि का बजट है। और उसमें से भी 1,23,000 में से लगभग आधे से अधिक तो डायरेक्ट किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते में जाते हैं। बाकी बचे हुए पैसे हैं उससे किसान के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर, सरकार अपने स्थान पर प्रयास कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको भी लगना पड़ेगा। जो एक किसानों की जो मिथक है, जैसा मैंने पहले भी कहा और आगे भी मैं तो यही कहूंगा कि हम सब जब इतने बैठकर चिंता कर रहे हैं तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे किसान को और मजबूत करना है। गांव का किसान मजबूत होगा तभी हमारा देश मजबूत होगा और गांव को मजबूत करेंगे तभी हमारे देश आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा। तो मैं आज मुझे इस बात को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए, जिनको अवार्ड भी मिला है और आप सब इस बात को लेकर सुबह से जैसा कि सत्र भी चल रहे हैं और अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों ने अपनी बात भी कही है। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी का हमारा किसान उपयोग करे और नई टेक्नोलॉजी के साथ में उसकी अगर आवश्यकता पड़े तो डाइवर्सिफिकेशन पर जाकर उसके लिए सरकार की तरफ से जो योजना है उन योजनाओं का लाभ अवश्य ले। वरना जैसा पहले कहा गया, पड़ौदा जी ने कहा था कि योजना तो बनती है लेकिन योजनाएं नीचे तक नहीं जाती है। और उसके लिए 6 महीने इनको कहा कि हमने 6 महीने तक प्रयास किए और उसके बाद में हम एक ब्रोशर बनाकर तैयार किया और वो किसानों तक पहुंचा। तो उस समय की परिस्थितियां भी अलग थी, लेकिन आज तो नई टेक्नोलॉजी है, नया हमारा जैसा मीडिया का तंत्र भी है और जिसमें वॉइस जैसा कि हमारी यहाँ का रूरल वॉइस जैसा जो मीडिया का काम कर रहे हैं, तो ये सब अगर लगेंगे तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से जो हम सब के मन में है कि किसान हमारी प्राथमिकता में, किसान हमारा प्रमुख है और उस प्राथमिकता को हम निश्चित रूप से उसका लाभ भी दे पाएंगे और किसान और कृषि को आगे बढ़ा पाएंगे।